और टीना दो अनोखी जुड़वा बहनें थी। दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। उन दोनों की बेहद जमती भी थी। अनाथ होने के कारण दोनों गरीबी में जी रही थी और घर चलाने के लिए प्रधान के यहाँ काम करती थी। आज वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रही थी। मुझे अब और काम नहीं करना प्रधान के यहाँ टीना। भले ही उसके यहाँ काम करते हैं, लेकिन अपने मेहनत के पैसे लेते हैं। जब भी उससे पैसे मांगो तो वो इनकार कर देता है। गुस्सा क्यों होती हो बहन? आज जाकर मैं उनसे बात करूंगी कि वो हमें पैसे दे दें। आप मन की बहुत कोमल हो दीदी। तुम भी जानती हो कि कस्बे में कई वर्षों से महामारी फैली हुई है और दवाई सिर्फ प्रधान जी के पास है, तो हमें भी थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए ना। अब 5 मिनट ही बड़ी है मुझसे, इसीलिए मैं आपकी बातें सुन लेती हूँ। अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं अभी उससे पैसे निकलवा लाती। हाँ, ये तो है। प्रधान अपने घर में एक रसायन तैयार कर रहा था। आज फिर इन्हें अनाज पर छिड़क दूंगा और कस्बे वालों को दे दूंगा, और जब वो बीमार हो जाएंगे तो उन्हें दवाइयों के बदले अपने पास काम कराऊंगा। ये कस्बे वाले सिर्फ मेरे लिए ही बने हैं और ये महामारी मैं कभी जाने नहीं दूंगा। रसायन तैयार हो चुका था और प्रधान खेतों की तरफ उसे छींटने के लिए जा रहा था। उसे कस्बे की महामारी का कारण प्रधान ही था। जिस तरह वो खेतों में उस रसायन को छिड़क रहा था, बिल्कुल उसी तरह पिछले 2 साल से उस छिड़काव ने पूरे कस्बे को महामारी से ग्रसित कर दिया था। उस महामारी के बदले वो कस्बे वालों से ज्यादा पैसे लेता था। कभी भी ये कस्बा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बढ़ूंगा तो सिर्फ मैं। प्रधान वहाँ से घर चला जाता है और एक दिन टीना और रीना सुबह सुबह उसके घर काम करने आती है। काम करने के बाद वो दोनों गई प्रधान के पास पैसे की बात करने। प्रधान जी, वो पैसों को लेकर जरा चर्चा करनी थी। टीना, मैंने कहा था ना कि पैसे मैं इस महीने नहीं दे सकता, क्योंकि वो मुझे कस्बे के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। मैं सारे पैसे अगले महीने दे दूंगा। और हमें जो पैसों की जरूरत है उसका क्या? तो क्या तुम लोगों से बढ़कर हो क्या? बेकार के तर्क मत दीजिए प्रधान जी। कस्बे से बड़े नहीं हैं, लेकिन कस्बे का हिस्सा जरूर है। और हम दोनों को खाने का अभाव हो जाएगा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारियां लेंगे? अब तक मैं प्यार से बातें कर रहा था, पर अब सुनो, मैं तब तक तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा जब तक मैं कस्बे वालों के लिए दवाइयाँ ना बनाऊं। प्रधान जी, आप बस हमें इस महीने के पैसे दे दीजिए। हम बेहद कठिन परिस्थिति में हैं प्रधान जी। ठीक है टीना, तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं। आना भी किसे है? प्रधान टीना के हाथों में पैसे दे देता है। वो दोनों वहाँ से घर लौट आते हैं। टीना बेहद चिंता में थी। अपनी बहन के चेहरे पर चिंता देखकर उसने सोचा, क्या बात है, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो दी? तुम अभी समझ नहीं पा रही हो रीना। अगर हमें कभी परेशानी हुई तो दवाई तक नहीं मिलेगी, और काम न होने के कारण पैसों का अभाव पहले से ज्यादा है। तो हम कहीं और काम कर लेंगे ना। कहीं और? कस्बे में अधिकतर व्यापार प्रधान जी के हाथों में है और हमारा बैर भी उन्हीं से हुआ है। और कोई ऐसा भी नहीं है कस्बे में जिसके घर में हमें काम मिल सके। हाँ दीदी, सबके सब इस रोग से ग्रसित रहते हैं और प्रधान जी के आभार से दबे हुए रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने गलत किया है, लेकिन हमें अब आगे क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। रीना ये बात सुनकर बेहद परेशान हो गई कि उसके हट के कारण दोनों बहनों को अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और उन दोनों बहनों का पैसा पूरी तरह से खत्म हो गया। घर में राशन अब बिल्कुल भी नहीं बचा था। आखिरी भोजन बचा था जो रीना ने टीना को लेकर परोसा। तुमने खाना खा लिया? मैंने तो पहले ही खा लिया था दीदी, जब आप काम ढूंढने के लिए निकली थी। अच्छा, अब आप इसे खा लीजिए। और मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया, इसीलिए कम ही बचा है दीदी। अरे पगली, तू और खा लेती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कल से हमें क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। हाँ दीदी, राशन तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है।
तभी घर के बाहर एक भिक्षुक आता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा जी। कल्याण वस्तु, कुछ भिक्षा हो तो दे दो बिटिया। बाबा, भिक्षा तो तनिक भी नहीं है घर में। थोड़ा खाना बचा था, वो मैंने दीदी को परोस दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। ऐसा क्यों कहती हो रीना? कोई ब्राह्मण या भिक्षुक आए तो उसे हमें इस तरह नहीं लौटाना चाहिए। पर दीदी बड़ी मोहब्बत है तुम दोनों में। एक प्यार के कारण अपनी भूख मारकर बड़ी बहन को खिलाती है और बड़ी बहन छोटी बहन धर्म का मार्ग दिखाती है। छोटी का प्रेम अनोखा है और बड़ी का धर्म ऊंचा है। बहुत अच्छी बात है। बाबा, आपने तो घर की परिस्थिति बिना देखे ही जान ली और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है बेटा। प्रेम से ऊंचा और कोई धर्म नहीं। भिक्षुक भोजन समाप्त करने के बाद उन दोनों बहनों से कहता है, मैं तुम दोनों की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? बाबा, इस गांव में एक महामारी फैली हुई है जिसका कोई हल नहीं निकल रहा है पिछले 3 वर्षों से। बस आप उसे ठीक करने का कोई मार्ग बता दिए। वो भिक्षुक कुछ सोचकर मुस्कुराता हुआ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों जुड़वा बहनों को एक ढाबा दे देता हूँ। तुम दोनों इसमें जो भी खाना बनाओगे वो लोगों को ठीक कर देगा और उनकी सेहत में वृद्धि लाएगा। लेकिन क्या बाबा? ये तभी हो पाएगा जब कोई साफ मन से और दया भाव को समझने वाला उस खाने को खाए। अगर कोई पाखंडी उसका प्रयोग करेगा तो उसकी सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे बाबा। तभी जहाँ पर उन दोनों की कुटिया थी उसके सामने ही एक ढाबा प्रकट हो गया और वो भिक्षुक मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गए। चलो दीदी, अब हम इस ढाबे में काम शुरू करते हैं और लोगों की महामारी खत्म कर देते हैं। हाँ, अब तुम्हें और मुझे किसी भी मजबूरी में नहीं जीना पड़ेगा। दोनों बहनें अपने ढाबे में काम करती हैं और कुछ ही दिन में पकवान बन जाते हैं। ढाबे को देखकर मालती और अमृता वहाँ आ जाती हैं। अरे टीना, क्या बात है? ये ढाबा कहाँ से हो गया? हाँ, मानो कोई जादू हो गया हो। अरे मालती मौसी, खा कर देखिए, आपका जो सारा रोग है ना सब ठीक हो जाएगा और इसके लिए पैसे भी नहीं देने हैं आपको। हाँ, बस सबका खाना यहीं से ले जाइएगा। जितना आपके खाने का खर्च है उसी खर्चे में हम आपको ढाबे में खाना खिलाएंगे। अच्छा, क्या सही में? लाओ, तब खिला दो हमें भी। टीना और रीना ने उनके खाने के लिए 2 प्लेट लगा दिए। जैसे उन्होंने खाना खत्म किया, अम्मा के शरीर के सारे रोग ठीक हो गए और दोनों को एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। ये तो चमत्कार से कम नहीं है बिटिया। पूरा कस्बा रोग से ग्रसित है। हमें और खाना दे दो घर ले जाने के लिए बिटिया। हम पैसे कल दे देंगे। जी मौसी, आपके पास जब हो तब दे जाइएगा। आप बस घर की सेहत पर ध्यान दीजिए और पैसे आप कभी भी देकर जाइएगा। 1 महीना बीत चुका था। अमृता और कस्बे के कुछ लोग ढाबे के बाहर खाना खाने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी प्रधान हाथ में एक कागज लेकर वहां पहुंचा। क्या बात है रीना और टीना, बहुत कमाई हो रही है। अब इससे भी आपको दिक्कत है क्या? रीना, शांत हो जाओ। अरे बिटिया, रीना को क्यों रोकती हो? सही तो कह रही है। सुना है सबकी सेहत ठीक होने लगी है, तभी पलटकर इतने जवाब निकल रहे हैं। प्रधान, तुम दवाइयों के बदले हमसे अपने खेतों में काम भी तो करवाते थे। हाँ मौसी, इनके हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने पूरा कस्बा ही खरीद के रखा हो और कस्बे के सब लोग इनके गुलाम हो। आप सब थोड़ा शांत हो जाइए। हमें रोग ठीक होने के कारण खुश होना चाहिए। आप लोग इस तरह से सोचिए
और आपस में झगड़ा करना बंद कर दीजिए। अभी के आगे तुम सबके मुंह पर ताला लगाता हूँ। ये कागज देखो। प्रधान टीना और रीना को एक कागज दिखाता है। क्या बात है बिटिया? ये दोनों क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। इनके अब्बू ने गुजरने से पहले मुझसे उधार लिया था और उधार ना चुकाने की वजह से ये ज़मीन अब मेरी होती है। मैंने इनकी गरीबी देखकर कुछ कहा नहीं, पर अब ये ज़मीन मुझे वापस चाहिए। ये असली है, तुम्हारे अब्बू के दस्तखत हैं इस पर। अक्षर, हस्ताक्षर। मालती इसलिए चौंक गई है क्योंकि तुम्हारे अब्बू पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वो अंगूठा छाप थे। छे, तुम दोनों बुढ़िया मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। प्रधान, बहुत बोल लिया आपने, अब यहाँ से चले जाइए। संयम रखने की भी एक सीमा होती है। टीना जो कभी गुस्सा नहीं करती थी, उसे गुस्से में देखकर टीना की आंखें खुली की खुली रह गई और बाकी लोगों की भी। देख लूंगा तुम सबको। ये कहकर प्रधान वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत चुके थे और रात की चांदनी धरती को प्रकाशित कर रही थी। तभी प्रधान ढाबे के पास मुंह ढके हुए आया था और वही रसायन का डब्बा लेकर उस ढाबे में घुस गया। अब इन अनाजों पर भी मैं ये रसायन छिड़क दूंगा ताकि जो यहाँ खाए उसे बीमारी लग जाए। फिर देखता हूँ कि कितनी आवाज निकलती है इन कस्बे वालों की। प्रधान ढाबे के अनाज पे रसायन छिड़क रहा होता है। तभी वहाँ पर खटपट की आवाज सुनकर रीना आ जाती है। कौन हो तुम? चोर, चोर, चोर! प्रधान वहाँ से भाग जाता है। टीना की आवाज सुनकर रीना वहाँ आ जाती है। क्या हुआ रीना? क्या हुआ? कोई चोर यहाँ खड़ा था, वो मुझे देखते ही भाग गया। कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना रीना? पर ये गंध कैसी है? दोनों अनाजों को देखते हैं तो उसमें रसायनों की गंध आ रही होती है। दोनों ने अगली सुबह मालती और अमृता को ये दिखाते हुए बोला, ये अनाज देखिए मौसी, ये अनाज देखिए मौसी, इस पर रसायन छिड़का गया है और कस्बे की रोग की वजह भी यही रसायन है। पर ये तुम्हें कैसे पता? बात ऐसी है मौसी जी की टीना ने बाबा के वरदान के बारे में उन्हें सारा मसला कह सुनाया और उसने बताया कि अब वो सारे रोगों को समझ सकती है और उनका निवारण कर सकती है। अच्छा, तो ये बात है, पर ये किया किसने है? ये जानने के लिए आप सबको मेरी योजना को मानना होगा। कुछ वक्त के बाद वहाँ प्रधान आता है। ढाबे में बैठे सभी लोगों का पेट दर्द कर रहा होता है और प्रधान ये देखकर कहता है, देखा इन बहनों का साथ देने का नतीजा। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग कोई रोग का निवारण नहीं है। इस रोग की दवाइयाँ बस मेरे पास है। प्रधान, कुछ दवाइयाँ दे दो, बहुत दर्द हो रहा है। लो दवाइयाँ। लगता है बहुत तैयारी में आए हो प्रधान जी। आपको कैसे पता कि दवाइयों की जरूरत लगेगी? वो मैं तो बस यूं ही साथ लेकर घूमता हूँ, ना जाने कब काम आ जाए तो काम आ गई। तो वो जो चिंटू लेकर आ रहा है वो क्या है? चिंटू नाम का बच्चा वही रसायन का डब्बा लेकर आ रहा था जो कल प्रधान छिड़क रहा था। कुछ ध्यान आया? पर मुझे लगा कि तुमने मुझे देखा नहीं। अब मेरा शक यकीन में बदल गया है, यानी कल जो चोर घर में घुस आया था वो आप थे। रीना ने रात में जो डब्बा देखा था, मैंने बस उसी तरह दिखने वाला एक डब्बे का बंदोबस्त कर दिया और आप खुद ही फंस गए। इतने सालों से आपने हमें यूं ही रोगग्रस्त किया और दवाइयाँ देकर महान बनते रहे। निकल जाओ इस गांव से। प्रधान वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद कस्बे में कभी भी किसी को किसी भी रोग की दिक्कत नहीं हुई और जादुई ढाबा चल पड़ा।